हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पीटी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने लगभग हर सब्जेक्ट के कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर मैंने सभी सब्जेक्ट के लगभग 5-5 क्वेश्चंस को लिए हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस को ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि इस मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के बिल्कुल सिलेबस पर बेस्ड है। मैंने सारे क्वेश्चन छांट के लिए हैं। एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऑप्शन आपके सामने है 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 1028। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। दोस्तों, याद रखिएगा कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है और याद रखिएगा कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 1028 सूक्तियां हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में संगीत का वर्णन है तो याद रखिएगा साम वेद में संगीत का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में जादू टोना टोटका का उल्लेख है तो याद रखिएगा अथर्व वेद में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में गद और पद दोनों का वर्णन है तो याद रखिएगा यजुर्वेद में दोनों का वर्णन है। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा कि जो वेद होते हैं वो 4 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, यानी कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है तो 6 होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वेदांतों की संख्या कितनी होती है तो याद रखिएगा यहाँ पर ग है और यहाँ पर ता है, तो वेदांतों की संख्या 108 है, क्योंकि याद रखिएगा कि वेदांत जो कहा जाता है वो उपनिषदों को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार या फिर ऑप्शन डी घनानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब गुप्त वंश का उदय हुआ था उसमें सबसे पहले श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, उसके बाद घटोत्कच आया था, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए थे। याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुमारी देवी से विवाह किया था और उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ था जिनका नाम समुद्रगुप्त था। तो याद रखिएगा इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा अशोक को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अमित्रघात, भद्रसार और बारीसार के नाम से किसे जाना जाता है तो याद रखिएगा बिंदुसार को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी तो याद रखिएगा घनानंद की हत्या की थी। और याद रखिएगा कि नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761 या फिर ऑप्शन डी 1191। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1556। दोस्तों, याद रखिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो 1761 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो याद रखिएगा 1191 में हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है कपिलवस्तु, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ या फिर ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोध गया। दोस्तों, याद रखिए कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था और इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में और याद रखिए कि इन्होंने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था सारनाथ में। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा कुशीनगर में हुआ था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अंग, ऑप्शन बी निग्रंथ, ऑप्शन सी त्रिपिटक या फिर ऑप्शन डी शास्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग। दोस्तों, याद रखिए कि जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों को अंग कहा जाता है और बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, जो कि हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है। तो चलिए इसके 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सुश्री लीला सेठ या फिर ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू।
दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला। अगर आपसे भारतीय महिला पूछा जाता है तो आप सरोजिनी नायडू पर टिक करेंगे, लेकिन अगर आपसे सिर्फ महिला पूछा जाता है तो आप एनी बेसेंट पर टिक करेंगे। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा सुश्री लीला सेठ थी। अगला क्वेश्चन, किस घटना के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? ऑप्शन आपके सामने चौरी चौरा कांड, ऑप्शन बी जलियांवाला कांड, ऑप्शन सी काकोरी कांड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड। दोस्तों याद रखिए कि गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पर एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी और इसमें बहुत सारे पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से गांधी जी ने हिंसात्मक घटना होने के कारण इसको स्थगित कर दिया था और यह घटना 1922 में हुई थी। याद रखिएगा कि काकोरी कांड की घटना जो हुई थी वो 1925 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जलियांवाला कांड की घटना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1919 में हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष पश्चात 1915 में भारत लौटे थे? ऑप्शन आपके सामने 21 वर्ष, ऑप्शन बी 24 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 10 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 वर्ष। दोस्तों याद रखिए कि गांधी जी 21 साल बाद साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कब लौटे थे, तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और याद रखिएगा इसीलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की गई थी 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि 1907 में जब कांग्रेस में फूट हो गया था तो ये गर्म दल और नरम दल में बट गए थे। उसके बाद ये पुनः 1916 में एक हो गए थे। इसीलिए याद रखिएगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जब 1907 में कांग्रेस की फूट हुई थी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे अधिक समय तक किसके द्वारा की गई है, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई है। और अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे अधिक बार किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1857 क्रांति में प्रतीक के रूप में किसे माना जाता था? ऑप्शन आपके सामने है डंडा और बंदूक, ऑप्शन बी कमल और चपाती, ऑप्शन सी कपड़ा और गेहूं या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमल और चपाती। दोस्तों याद रखिएगा कि 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई थी वो 10 मई को प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा कि 31 मई निर्धारित किया गया था लेकिन 10 मई को ये प्रारंभ हो गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो याद रखिएगा कमल और चपाती था। अगला क्वेश्चन हमारा होगा सामान्य विज्ञान से, जिसमें हम 5 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने साइकस से, ऑप्शन बी देवदार से, ऑप्शन सी चीड़ से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीड़ से। दोस्तों याद रखिए कि तारपीन का तेल चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा साइकस के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 20 मार्च या फिर ऑप्शन डी 25 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 अप्रैल। दोस्तों याद रखिएगा कि मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया का वाहक मच्छर कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है ये मलेरिया रोग का वाहक होता है। और याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया किससे फैलता है, तो याद रखिएगा कि जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम से फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिग्नाइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी पायराइट या फिर ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉक्साइट। दोस्तों याद रखिएगा कि जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। और याद रखिएगा कि बॉक्साइट को कच्चा एल्यूमिनियम भी
कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाता है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा लिग्नाइट को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट कोयला जो होता है वो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लीवर, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी या फिर ऑप्शन डी लार ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि है जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो याद रखिएगा लीवर है जिसे हम यकृत कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि है। तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है फ्रियॉन 12, ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी गैमेक्सिन या फिर ऑप्शन डी एस्पिरिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रियॉन 12। दोस्तों याद रखिएगा कि जो फ्रियॉन है ये फ्रीजों में प्रयोग किया जाता है और याद रखिएगा कि इसको डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एस्पिरिन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा विलो के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन अर्थव्यवस्था का होगा जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष की गई? ऑप्शन आपके सामने 1964 से 65 में, ऑप्शन बी 1966 से 67 में, ऑप्शन सी 1968 से 69 में या फिर ऑप्शन डी 1970 से 71 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1970 से 71 में। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में पहली बार कृषि जनगणना जो की गई थी 1970-71 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी तो याद रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हर 10 साल के अंतराल में जो जनसंख्या की जाती है जिसे हम दशकीय जनगणना कहते हैं ये कब पहली बार किया गया था तो याद रखिएगा 1881 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब की गई थी तो याद रखिएगा 1931 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा 1921 को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा 1951 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन आपके सामने वित्त मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। दोस्तों याद रखिएगा कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसका जो एक अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी MN रॉय, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों याद रखिए कि धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय के आकलन किसके द्वारा किया गया था तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अर्बिट्रेरी रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मेनॉर्ड किन्स, ऑप्शन सी रेगनर फ्रिश, ऑप्शन सी एडम स्मिथ या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडम स्मिथ। दोस्तों याद रखिए कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है तो याद रखिएगा कौटिल्य की पुस्तक है। अब आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि कौटिल्य को जो चाणक्य है चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है भारतीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी नीति आयोग या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSO के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स का है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने सिमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? ऑप्शन आपके सामने क्रोएशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ईरान या फिर ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान। दोस्तों याद रखिएगा कि हाल ही में ईरान ने सिमोर्ग नाम का एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया है, तो याद रखिएगा जापान ने विकसित किया है और इसका नाम फुगाकू है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो याद रखिएगा परम है और इसको सीडैक कंपनी पुणे के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने एंड्रिया मेजा, ऑप्शन बी मानसा वाराणसी, ऑप्शन सी एलिस पेरी या फिर ऑप्शन डी सुमन राव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड्रिया मेजा। दोस्तों याद रखिएगा कि मिस यूनिवर्स 2020 का जो खिताब जीता है वो एंड्रिया मेजा ने जीता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतने वाली एंड्रिया मेजा किस देश से संबंध रखती है, तो याद रखिएगा मैक्सिको से संबंध रखती है, क्योंकि ये मैक्सिको से हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा मानसा वाराणसी ने जीता है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने 131वां, ऑप्शन बी 135वां, ऑप्शन सी 139वां या फिर ऑप्शन डी 94वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 135वां। दोस्तों याद रखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा 131वां है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा 94वां है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक के बाद आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक है, जिसे हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा 139वां है। अगला क्वेश्चन, 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने सुनीता सिंह, ऑप्शन बी सुरेश मुकुंद, ऑप्शन सी नमिता कुमार या फिर ऑप्शन डी इकबाल सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेश मुकुंद। दोस्तों याद रखिए कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय ने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड का खिताब जीता है। तो याद रखिएगा इसलिए क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि सुरेश मुकुंद ने इसको इस बार जीता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश कौन सा बना है? ऑप्शन आपके सामने ब्रिटेन, ऑप्शन बी अंडोरा, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी हैती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडोरा। दोस्तों याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश जो बना है वो अंडोरा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी का है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, तिरंगा शब्द में समास कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी द्विगु समास या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विगु समास। दोस्तों याद रखिए कि जब किसी शब्द के पूर्व में या फिर किसी शब्द में किसी संख्यावाचक शब्द का उल्लेख हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। और यहाँ पर तिरंगा है यानी कि 3 रंगों का एक समूह है, यानी कि यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने भिज्ञ, ऑप्शन बी अभिज्ञ, ऑप्शन सी अज्ञ या फिर ऑप्शन डी अभिज्ञ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिज्ञ। दोस्तों याद रखिए कि अनभिज्ञ का विलोम शब्द जो होता है वो अभिज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है युद्ध में शहीद होना, ऑप्शन बी कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, ऑप्शन सी जमीन बिक जाना या फिर ऑप्शन डी जमीन खरीदना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युद्ध में शहीद होना। दोस्तों याद रखिएगा कि खेत रहना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो युद्ध में शहीद होना होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन आपके सामने मंद, ऑप्शन बी तीव्र, ऑप्शन सी प्रखर या फिर ऑप्शन डी क्षीण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंद। दोस्तों याद रखिए कि तीक्ष्ण का जो विलोम होता है वो मंद होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रीय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी स्वराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। इस वीडियो में मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के आपके 5-5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अगर आपके सारे क्वेश्चन सही है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छा होने वाला है। आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है आप सिर्फ उस पर विश्वास कीजिएगा, उसी को रिवाइज कीजिएगा, कुछ भी नया पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। हमारा प्रयास है कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए। मैंने अब तक सारे क्वेश्चन आपको हर रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड किया जाता है और हर वीडियो में मेरा प्रयास रहता है कि आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाए। अब आपका नंबर है, आप एग्जाम में कितने नंबर लाते हैं। आप एग्जाम अच्छे से दीजिएगा और उसके बाद मुझे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हुए। मिलते हैं एग्जाम के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।